नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आपकी पसंदीदा सीरीज मंथली करंट अफेयर की अगली वीडियो आ चुकी है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिसंबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में, डिटेल्स के साथ होगी। हर एक क्वेश्चन की इमेज भी दिखाई जाएगी, हर एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको दिखाया जाएगा, शो कराया जाएगा, तो इससे बहुत ही अट्रैक्टिव बन जाएगा। इसके बाद एंड में, वीडियो के एंड में दोस्तों, आपको पुस्तकें, लेखक, ब्रांड एम्बेसडर, दिवस थीम और सैन्य अभ्यास, इनको अलग से कराया जाएगा, यानी एक साथ इन लोगों को कराया जाएगा तैयार। यानी आपको 3 से 4 वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। तो ये सब कुछ मॉडिफाई किया जा रहा है आप लोग के फीडबैक के अनुसार, आप लोग को अच्छा से अच्छा कंटेंट देने के लिए। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए इसी बात पर, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। ऐसे ही आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए इस सीरीज को हम लगातार कंटिन्यू करते रहेंगे। इसकी पीडीएफ भी आपको दी जाती है और इसका क्विज भी आपको सॉल्व कराया जाता है। क्विज आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाता है, तो आप एमजेटी ऐप इंस्टॉल कीजिए गूगल प्ले स्टोर से और फ्री में क्विज सॉल्व कीजिए। वहीं से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, पिछले महीनों के, इवन 3 सालों से आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्विज सॉल्व कर सकते हैं पिछले 3 सालों के करंट अफेयर को। ठीक है, बिल्कुल फ्री में आप जाकर के एप्लीकेशन पर देखिए, इसको मिलेगा। टेलीग्राम पर भी पीडीएफ दी जाती है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम ऐप ओपन करना है, एमजेटी एजुकेशन लिख करके सर्च करना है और ज्वाइन कर लेना है ग्रुप। तो ये तो थी इस वीडियो की थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। पिछली वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर यहाँ पर लिंक बनकर आएगा, कार्ड बनकर आएगा, आप पिछली वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने वर्ष 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया? तो देखिए, वर्ड ऑफ द ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। जो भी डिक्शनरी होती है, मैक्सिमम जो बड़ी बड़ी जो पॉपुलर डिक्शनरियां हैं, उन्होंने अपने अपने वर्ड ऑफ द ईयर जारी करने की घोषणा की हुई है और कई सालों से जारी कर रही है। ऐसे में मरियम वेबस्टर एक डिक्शनरी है दोस्तों, इसने वर्ड ऑफ द ईयर अभी हाल ही में अपना जारी किया है वैक्सीन को। क्या बताया है? इसने बताया कि वैक्सीन जो है इसके अनुसार सबसे ज्यादा यूज किया गया है, सबसे ज्यादा पॉपुलर वर्ड रहा है और ये अपना वर्ड ऑफ द ईयर इसे घोषित किया है। पिछले दिनों में कुछ और डिक्शनरीज आई हुई थी, उन्होंने भी अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। जैसे अभी कॉलिंस डिक्शनरी आई थी, कॉलिंस डिक्शनरी ने एनएफटी को अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आई थी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वैक्स को घोषित किया, वैक्स को, ठीक है, उसके अनुसार वैक्स जो है ये वर्ड ऑफ द ईयर है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का। इसके अलावा दोस्तों एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा जारी किया गया है दोस्तों, उसने अपना परसेवरेंस को बनाया वर्ड ऑफ द ईयर। तो ये सभी वर्ड ऑफ द ईयर भी आपको याद रखते चलने हैं। तो देखिए, मरियम वेबस्टर जो है 2008 से ही वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर रहा है। कॉलिंस डिक्शनरी का एनएफटी, ऑक्सफोर्ड का वैक्स और कैम्ब्रिज का दोस्तों परसेवरेंस, ये आप याद रखेंगे। क्लियर? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ट्विटर का नया सीईओ बनाया गया? दोस्तों, इस पूरे महीने भर ट्विटर के नए सीईओ चर्चे में रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। ट्विटर के नए सीईओ बन गए हैं पराग अग्रवाल। पराग अग्रवाल ने जैक डॉर्सी का स्थान लिया है। जैक डॉर्सी दोस्तों फाउंडर एंड सीईओ फाउंडर थे, ठीक है, और सीईओ भी थे, लेकिन अब सीईओ कौन है? पराग अग्रवाल। देखिए, ये है पराग अग्रवाल, ये भारतीय मूल के हैं। अच्छा, भारतीय मूल के कौन कौन है जो विदेशी बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं? जैसे हैं सुंदर पिचाई, ये गूगल के सीईओ हैं। जैसे हैं सत्या नडेला, ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। जैसे हैं दोस्तों अरविंद कृष्णा, ये आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के इसके सीईओ हैं। पराग अग्रवाल ये ट्विटर के सीईओ हैं। ठीक है, ऐसे ही इंदिरा नूई थी, वो पेप्सिको की सीईओ थी, लेकिन फिलहाल वो अभी नहीं है, रिटायर हो चुकी हैं। क्लियर है? तो ये सभी बड़े नाम आपको याद रखना है। चलिए, तो ट्विटर के बारे में जानिए। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना किसने की थी? जैक डॉर्सी ने, ठीक है, ये इसके संस्थापक हैं। तो फिलहाल ये सीईओ भी थे, लेकिन सीईओ अब हो गए पराग अग्रवाल, जो कि आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट्स हैं। अगला देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो अरुणाचल प्रदेश का अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया दोस्तों संजय दत्त को। संजय दत्त यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य के पर्यटन विभाग को प्रमोट करेंगे।
ठीक है, तो ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अच्छा, इन्हीं को दोस्तों दुबई में पहला गोल्डन वीजा मिला था, ठीक है, पहले भारतीय बने थे दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाले, तो ये भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अभी सलमान खान इनका भी नाम याद रखना है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों वैक्सीनेशन को प्रमोट करने के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इसके अलावा ऐसे ही सोनू सूद का नाम आप याद रखेंगे। सोनू सूद को इनको पंजाब ने चुनाव को प्रमोट करने के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया वहां पर। इसके अलावा दोस्तों सोनू सूद को ही दिल्ली में देश के मेंटर कार्यक्रम शुरू हुआ है अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया था बच्चों को मेंटरशिप देने के लिए, तो उसका भी ब्रांड एम्बेसडर को बनाया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको लिंक कर करके चेन बना करके रिवाइज करते रहना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस फुटबॉलर ने 7वीं बार बैलन डी ओर खिताब जीता? तो 7वीं बार बैलन डी ओर खिताब जीता है दोस्तों लियोनेल मेसी ने। लियोनेल मेसी ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं और बैलन डी ओर खिताब इन्होंने 7वीं बार जीत लिया है। देखिए 7वीं बार जीते हैं और आज तक 7 बार कोई नहीं जीता हुआ है, सबसे ज्यादा बार ये जीते हैं। इवन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी ये पीछे कर दिए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5 बार ही जीते हुए हैं। बैलन डी ओर खिताब मतलब बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर समझ लीजिए एक प्रकार से, ठीक है, आसान भाषा में। तो बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर ये चुने गए हैं, ठीक है, यानी इस वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ये चुने गए हैं। बार्सिलोना क्लब से ये खेला करते थे, लेकिन दोस्तों ये छोड़ दिए हैं। ये भी न्यूज आई थी, मैंने कवर किया हुआ था। अब कहां से खेलते हैं? अब ये पेरिस सेंट जर्मन से खेला करते हैं, ठीक है। कहां से? पेरिस सेंट जर्मन से। और वहीं अगर पूछा जाए दुनिया में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो आप बताएंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के हैं। दूसरे नंबर पर है लियोनेल मेसी, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर है? अगला देखते हैं, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों दिसंबर मंथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है ये। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है एड्स रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए यह दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। एड्स का जो वायरस होता है वो होता है HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इस वायरस के फैलने से होता है, तो यानी ये वायरस जनित रोग हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछा जाता है एग्जाम में कि एड्स जो है ये वायरस जनित रोग है या बैक्टीरिया जनित, तो आप बताएंगे वायरस से होने वाला रोग है। 1988 से ये दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स। देखिए थीम अगर होती है छोटी तो इंपॉर्टेंट हो जाती है, एग्जामिनर को ऑप्शंस में फिट करने में आसानी हो जाती है, इस वजह से पसंदीदा हो जाता है। तो छोटी थीम तो बिल्कुल आपको रट के रखना है, ठीक है, पूछा जाएगा जरूर। अगला, यातायात के लिए रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो वो है दोस्तों वाराणसी। यातायात के लिए रोपवे सेवा, देखिए जो ट्रैफिक है उसके लिए रोपवे सेवा पहली बार इंडिया में शुरू की जा रही है। अब ऐसा नहीं है कि रोपवे सर्विस ही पहली बार आ रही, नहीं, आप मैहर जाओ, आप बड़े बड़े पहाड़ी वाले इलाके पे जाओ, वहां पर रोपवे सर्विस चलती है। रोपवे होता क्या है जानते हो आप? ये होता है रोपवे, देखिए यहाँ पर देखिए एक ऊंचे स्थान से दूसरे ऊंचे स्थान को आपस में कनेक्ट करते हैं, इस ट्रॉली के माध्यम से यात्रा करवाते हैं, यही है रोपवे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वाराणसी में दोस्तों पहली बार शहर को स्किप किया जा रहा है, यानी कि नीचे से ग्राउंड से जाएंगे तो ट्रैफिक रहेगा, इस ट्रैफिक को स्किप करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर हम लोग यात्रियों को वहां पर उस तरीके से भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये पहली बार हो रहा है इंडिया में। अभी तक कहीं जो दर्शनार्थी होते थे या जो पर्यटक होते थे उनके लिए यूज हुआ करता था, वो भी पहाड़ी इलाकों में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर यातायात या ट्रैफिक को कम करने के लिए किया जाएगा। अच्छा, क्या भारत पहला देश है? नहीं, भारत दोस्तों तीसरा देश है। भारत में पहला जिला वाराणसी बना है, जबकि भारत तीसरा देश बना है। भारत से पहले बोलीविया और मैक्सिको ये दोनों ऑलरेडी ये कारनामा कर चुके हैं और करते हैं, अपने देश में अप्लाई करते हैं, ठीक है, ट्रैफिक के लिए। चलिए अगला देखते हैं, डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स और गवर्नेंस नामक बुक किसने लिखी? तो इस बुक को लिखा है दोस्तों डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश ने। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि इंड में आपको बुक्स एंड राइटर्स के नाम, सैन्य अभ्यास, ब्रांड एम्बेसडर और जो डेट एंड थीम्स हैं इनको एक साथ एक जगह पर करके बता दिया जाएगा, रिवाइज करवा दिया जाएगा, तो उससे आपको और आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है, अभी तक इस महीने में जितने आए हैं।
फिलहाल इस बुक के बारे में बात करें तो देखिए, इसको लिखा तो है डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश ने, लेकिन इसका विमोचन किया है एम वेंकैया नायडू जी ने, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो एम वेंकैया नायडू जी ने इसको विमोचित किया हुआ है। ठीक है, डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, यानी लोकतंत्र, राजनीति और धर्म। अगला क्वेश्चन, EIU की वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना? तो दुनिया का सबसे महंगा शहर है तेल अवीव। तेल अवीव दोस्तों इजराइल का है। कहाँ का है? इजराइल का शहर है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे देश हैं जो इजराइल को देश मानते ही नहीं हैं, वो तेल अवीव को वहां की राजधानी माना करते हैं। ठीक है, इजराइल को देश ना कहकर वो फिलिस्तीन मानते हैं, फिलिस्तीन का हिस्सा मानते हैं, और फिर तेल अवीव को वहां की राजधानी माना करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, तेल अवीव वहां की राजधानी कई देशों के हिसाब से है, लेकिन इजराइल के हिसाब से क्या है? इजराइल के हिसाब से वहां की राजधानी क्या है? जेरूसलम। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। तो तेल अवीव जो है बहुत महंगा शहर है। ये वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी चुनी गई है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार। सेकंड पे कौन है? सेकंड पर है पेरिस, फ्रांस। थर्ड पर है सिंगापुर। ठीक है, इसके बाद ज्यूरिख है और हांगकांग वगैरह है। 173 शहरों में लागत को रहने वाले की लागत को ट्रैक करके ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा तैयार की गई। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना 1946 में हुई थी। लंदन में हेडक्वार्टर है और साइमन बैप्टिस्ट यहाँ के अध्यक्ष हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 2 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ये भी इंपॉर्टेंट डे है, इसको भी आप याद रखेंगे, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सब मैं इंक्लूड कर लेता हूँ वीडियो में, जिससे आपका पूरा का पूरा कवरेज प्रदान हो जाए यहाँ से। ठीक है, पूरा अच्छे से कवर हो जाए करंट अफेयर। और जो लोग भरोसा करते हैं, जो लोग देखते आ रहे हैं, वो लोग देखते भी होंगे कि कोई सब एग्जाम हो, क्वेश्चंस मिस नहीं होते, इस चैनल के बाहर से नहीं आते हैं। तो बिल्कुल भरोसा करके जुटिए, कहीं पर भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा करंट अफेयर का पूरा कंप्लीट पैकेज हर एक टाइप से यहाँ दिया जाता है। जिनको मंथली चाहिए होती है उनको मंथली मिलती है, जिनको डेली चाहिए होती है उनको डेली मिलती है, जिनको पीडीएफ चाहिए होती है उनको पीडीएफ मिलती है, जिनको वन लाइनर चाहिए होता है उनको वन लाइनर मिलता है, जिनको क्विज चाहिए होती है उनको क्विज मिलती है। हर एक चीज़ यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, जिनको ई बुक चाहिए होता है ई बुक मिलता है। चलिए, तो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे फिलहाल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर के बारे में साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन बना? तो वो बन गया है दोस्तों गुजरात। गुजरात, एक रिपोर्ट के अनुसार गुजरात देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन करके आया हुआ है। इसने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है और नंबर 1 हासिल कर लिया है पायदान। गुजरात राज्य का जो सकल मूल्यवर्धन है, यानी ग्रॉस वैल्यू एडिशन है दोस्तों, वो 2012 के फाइनेंशियल ईयर से 2020 के फाइनेंशियल ईयर के बीच में 15.9% प्रति वर्ष की दर से बढ़ा हुआ है। ठीक है, यानी 15.9% पर ईयर बढ़ रहा है यहाँ का ग्रॉस वैल्यू जो एडिशन हो रहा है। अभी वर्तमान में 5.11 लाख करोड़ है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में राजस्थान और हरियाणा है। अगला, हाल ही में कहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अहरबल महोत्सव मनाया गया? तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में दोस्तों अहरबल महोत्सव मनाया गया है, वहां के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। आप जानते हो, जब से आर्टिकल 370 हटा हुआ है दोस्तों, तब से वहां प्रमोट किया जा रहा है कि जिससे फिर से दोबारा से पर्यटक वहां पर जाएं। ठीक है, तो इसी के लिए तरह तरह से महोत्सव आयोजित कराए जा रहे हैं। तो वहां पर देखिए, पहला अहरबल महोत्सव अभी मनाया गया। इसके अलावा भी महोत्सव मनाए गए हैं अलग अलग क्षेत्र में, जैसे कुपवाड़ा जिले में चंडीगाम लोलाब उत्सव मनाया गया, यहाँ पर लोलाब नामक स्थान पर। तो लोलाब उत्सव भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा दूधपथरी महोत्सव भी मनाया गया बडगाम में। ठीक है, तो यानी अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में महोत्सव वगैरह के माध्यम से लोगों को अट्रैक्ट किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। हाल ही में कहाँ की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये अवार्ड रिसीव किया है दोस्तों किसने? वहाँ के जो महानिदेशक है, पुलिस महानिदेशक हैं, डीजीपी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, संजय कुंडू, उन्होंने रिसीव किया है। और दिया किसने? वहाँ के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने। हिमाचल प्रदेश यह अवार्ड पाने वाली दोस्तों 8वीं राज्य की पुलिस बन गई है। अगला, किस महान भारतीय एथलीट को विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला? तो दोस्तों अभी हाल ही में अंजू बॉबी जॉर्ज को मिला हुआ है विमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड। यहाँ पर आप इमेज में देख लीजिए, ये वर्ल्ड एथलेटिक अवार्ड के द्वारा, ये वर्ल्ड एथलेटिक फेडरेशन के द्वारा ये पाई हुई हैं अंजू बेबी जॉर्ज। भारत की ये महानतम एथलीट्स में से एक हैं
अंजू बेबी जॉर्ज, इनको देश में प्रतिभा को संवारने और लैंगिक समानता की वकालत करने के लिए अवार्ड दिया गया है। 2016 में दोस्तों इन्होंने एक एकेडमी बनाई हुई थी जिसके तहत ये युवा लड़कियों की भर्ती करती हैं और उनको ट्रेन करती हैं अपनी तरीके से, ठीक है, अपनी तरह बनाने के लिए। जैसे लंबी कूद हुआ, एथलेटिक्स के और भी जो गेम्स होते हैं उनके लिए उनको प्रिपेयर करती हैं, ठीक है। तो अंजू बेबी जॉर्ज को इनके इस काम के लिए विमेन ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा। 2003 में दोस्तों लंबी कूद में ये कांस्य पदक जीती थी और विश्व चैंपियनशिप में ये मेडल जीतने वाली, या कहें कोई सा भी एक मेडल जीतने वाली, ये पहली भारतीय बन गई थी। अगला देखते हैं, यहाँ पर देखिए अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री और खेल रत्न इनको मिल चुका है ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन, गीता गोपीनाथ किसकी जगह लेकर आईएमएफ की दूसरी सबसे बड़ी अधिकारी बन गई? तो ये दोस्तों जेफरी ओकामोटो के स्थान पर आकर के सेकंड मोस्ट जो पद होता है आईएमएफ का वो ग्रहण कर ली हैं गीता गोपीनाथ जी। भारतीय मूल की हैं, गुस्सा गई थी, घोषणा कर दी थी कि 2022 में ये दोबारा से बन जाएंगी प्रोफेसर, छोड़ देंगी यहाँ पर आईएमएफ को और जा करके ये पढ़ाएंगी, ठीक है, इकोनॉमिक्स। लेकिन फिलहाल इनको दोबारा से प्रमोट कर दिया गया और आईएमएफ की ये नंबर 2 अधिकारी बन गई। यानी सबसे पहले तो अध्यक्ष जो होती हैं, जो मेन अध्यक्ष हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जी, उनके पास जो सेकंड पद है वो गीता गोपीनाथ का आ गया। ये अभी तक चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पर हुआ करती थी, ठीक है, तो अब ये आ गई हैं सेकंड पोजीशन पर। क्लियर है? चलिए, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है आईएमएफ का पूरा नाम। 1945 में स्थापित हुआ था, वर्ल्ड बैंक के साथ ही स्थापित हुआ था। जब दोस्तों कम समय के लिए लोन देना होता है तो आईएमएफ के द्वारा लोन दिया जाता है, जब लॉन्ग टर्म के लिए लोन देना होता है तो वर्ल्ड बैंक से लोन लिया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक लोन देती है। दोनों का ही हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में ही है। अगला, जवाद नामक चक्रवाती तूफान कहां से उठा है? तो जवाद नामक चक्रवाती तूफान दोस्तों बंगाल की खाड़ी से उठा, बंगाल की खाड़ी में ही आया। ये इस साल का दोस्तों चौथा साइक्लोन था, ठीक है। इससे पहले कौन कौन से साइक्लोन आ चुके हैं? इससे पहले ताउते आया था, यास आया था और गुलाब आया था, ठीक है। अच्छा, किसने कौन सा नाम रखा है, किसने कैसा नाम दिया है, ये भी पूछा जाता है। इस पर मैंने आपको वीडियो दी हुई थी, पूरा लिस्ट उसमें बताया था मैंने कि 13 कंट्रीज हैं और 13 नाम दिए हुए हैं, यानी 169 नामों की लिस्ट ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है। उन्हीं में से अल्फाबेट के अनुसार नाम चुना जाता है, ठीक है। तो अगला कौन सा तूफान आएगा ये आप भी बता सकते हो वो लिस्ट देख करके या फिर मेरी वीडियो देख करके। तो जवाद जो है ये नाम दिया है सऊदी अरब ने, ये आपको याद रखना है। जो ताउते आया था इसका नाम दिया था म्यांमार ने, यास जो आया था इसका नाम दिया था ओमान ने, और गुलाब जो आया था इसका नाम दिया था पाकिस्तान ने। देखो आप कैसे याद रखोगे, देखिए अल्फाबेट के अनुसार होता है ना, तो एम से म्यांमार, फिर एन से कोई कंट्री है नहीं अपने इस 13 देशों की लिस्ट में, तो ओ है MNO, ओ से ओमान है, तो ओमान ने इसको नाम दिया था, तो इस प्रकार से आप याद रखोगे। उसके बाद क्या आया? गुलाब। देखिए ओ के बाद क्या आता है? पी, तो पी से पाकिस्तान, पाकिस्तान अपने इस देशों की लिस्ट में है, ठीक है, तो पाकिस्तान ने गुलाब नाम दिया। उसके बाद फिर क्यू, क्यू से कोई कंट्री है नहीं, PQR, आर से भी कोई नहीं है अपने वाले संगठन में, फिर एस पड़ता है, एस पड़ता है, तो एस से कौन है? सऊदी अरब, तो सऊदी अरब ने कौन सा नाम दिया? जवाद, ठीक है। इस हिसाब से आप याद कर सकते हो, कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपको, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगला है मिंत्रा की नई CEO कौन बनी? तो मिंत्रा की नई CEO दोस्तों बन गई हैं नंदिता सिन्हा। कौन? नंदिता सिन्हा, बी ऑप्शन में आपको नाम दिख रहा है, नंदिता सिन्हा यहाँ पर दिख रही हैं। मिंत्रा की नई CEO बन गई हैं दोस्तों ये, और ये अमर नगाराम की जगह लेंगी। मिंत्रा की पेरेंट कंपनी अब फ्लिपकार्ट बन चुकी है, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने इसे खरीद लिया हुआ है, ठीक है, एक्वायर्ड कर लिया है। मिंत्रा के संस्थापक मुकेश बंसल और विनीत सक्सेना है और आशुतोष लवानिया है। अगला देखते हैं, किस उद्योगपति को असम राज्य का सर्वोच्च राज्य पुरस्कार मिला? तो रतन टाटा जी को दोस्तों असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है। रतन टाटा जी आप सबको पता है दोस्तों, टाटा कंपनी से हैं, और इनको अभी हाल ही में असम का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है असम वैभव, तो असम वैभव पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। कारण क्या है? कारण यह है कि टाटा ट्रस्ट ने दोस्तों असम सरकार के सहयोग से 2018 में एडवांटेज असम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के टाइम पर 19 कैंसर यूनिट्स स्थापित की थी। 19 कैंसर रोग की देखभाल के लिए यूनिट्स स्थापित की थी, और इस वजह से वहाँ के कैंसर के पेशेंट्स में भी कमी आई या उसके इलाज में भी सुधार आया। तो इसी वजह से इनको असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसे वैभव कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, हाल ही में किस देश ने फ्रांस के साथ 80 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए समझौता किया?
तो दोस्तों 80 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए समझौता किया है यूएई ने। यूएई भारत को देख करके, भारत की समझ लीजिए वायुसेना पर भरोसा करके, क्योंकि भारत की वायुसेना ने फ्रांस का जब खरीदा हुआ है तो भारत ने डील जो किया होगा वो अच्छा किया होगा, ये सोचते हुए यूएई 80 राफेल लड़ाकू विमान खरीद लिया। किससे? फ्रांस से। सबसे पहले भारत खरीदा, फिर उसके बाद मिस्र भी खरीदा था। मिस्र ने 30 खरीदा था, भारत ने 36 खरीदा हुआ है और 80 खरीद लिया यूएई ने। ठीक है, ये 3 देश अब राफेल खरीद चुके हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रांस के साथ यूएई की डील हुई है। ये यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, $19 बिलियन में ये डील हुई है। भारत 36 राफेल डील किया था 2016 में, 36 राफेल के लिए, और 36,000 करोड़ की ये डील थी। ठीक है, अगला, भारत का पहला पूर्ण कोविड-19 टीकाकरण वाला कौन राज्य बना? तो पहला पूर्ण कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश देखिए अभी और चर्चे में आया था एक बार ना, कि वहां के पुलिस को सम्मानित किया गया। अभी यहां पर देखिए पहला टीकाकरण वाला पहला राज्य बन गया है, पूरी तरीके से 100% टीकाकरण वाला। अगस्त में अभी ये पहली डोज 100% कंप्लीट करने का रिकॉर्ड बनाया था, अब सेकंड डोज भी कंप्लीट हो गई है इसकी। ठीक है, 100% वैक्सीनेटेड हो गया है। अच्छा, अगर आपसे पहला जिला पूछा जाए या पहला शहर पूछा जाए तो आप बताएंगे भुवनेश्वर। उड़ीसा का भुवनेश्वर जो है ये पहला जिला बना था या पहला शहर बना था 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन वाला। अगला, सीडैक ने किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया? स्वदेशी सर्वर यानी अपने देश का सर्वर सीडैक ने लॉन्च किया है, वही है जो सुपर कंप्यूटर भारत के लिए पहले बनाई थी। ठीक है, तो इसने रुद्र नाम से अपना पहला स्वदेशी सर्वर लॉन्च कर दिया है सीडैक ने। ठीक है, सीडैक पुणे में स्थित है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इसका पूरा नाम है। पूरा नाम भी पूछा जाता है कंप्यूटर से रिलेटेड। दोस्तों अगर कोई एग्जाम आपका लगा हुआ है तो ये क्वेश्चन, ये एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि याद रखना है 1990 में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर इसी ने बनाया था, सीडैक पुणे ने ही। नाम था परम 800। क्या था? परम 800, भारत का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। अगला देखते हैं, फॉर्च्यून इंडिया की लिस्ट में भारत की सबसे शक्तिशाली महिला कौन बनी? तो वो बन गई हैं दोस्तों निर्मला सीतारमण जी। बन क्या गई हैं? पिछली बार भी थी, इस बार भी हैं मोस्ट पावरफुल विमेन इन इंडिया फॉर्च्यून इंडिया की लिस्ट में। इसने बताया है कि सेकंड मोस्ट पावरफुल है नीता अंबानी। नीता अंबानी मुकेश अंबानी की वाइफ है, रिलायंस फाउंडेशन की वो चेयरपर्सन है। यहां पर देखिए निर्मला सीतारमण जी की तस्वीर दिख रही है, ये फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया की, और ये मोस्ट पावरफुल विमेन है। थर्ड पर सौम्या स्वामीनाथन है, ये चीफ साइंटिस्ट हैं WHO में। किरण मजूमदार शाह ये चेयरपर्सन है बायोकॉन की, चौथे स्थान पर हैं। सुचित्रा इला जो कि को फाउंडर एंड ज्वाइंट MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं भारत बायोटेक की। भारत बायोटेक ने ही कौन सी वैक्सीन बनाई है? कोवैक्सीन बनाई हुई है। ठीक है, तो वो 5वें पर हैं। अगला देखते हैं, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी जो एक और लिस्ट आई है उसमें निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाल्ट डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो वो बन गए हैं दोस्तों सुसान अर्नाल्ड। सुसान अर्नाल्ड जो हैं ये बन गए हैं द वाल्ट डिज्नी कंपनी की पहली महिला अध्यक्ष। 98 ईयर्स हो चुके हैं वाल्ट डिज्नी के, लेकिन आज तक कभी भी कोई महिला इसके अध्यक्ष नहीं बनी थी। 98 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला को अध्यक्ष बनाया गया है। ये बॉब ईगर की जगह पर आई हुई है। इसकी स्थापना 1923 को हुई थी, कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है, और बॉब चेपेक इसके करंट टाइम पर हैं, वर्तमान में CEO। अगला, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने? तो इसका अध्यक्ष दोस्तों बनाया गया अलका उपाध्याय जी को। अलका उपाध्याय यहाँ पर आपको इमेज में दिख रही हैं, इनको बना दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का, यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में NHAI कहते हैं, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी अध्यक्ष इनको बना दिया गया है। NHAI की स्थापना 1995 में हुई थी, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला देखते हैं, 5वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये दोस्तों आयोजित हुआ 5वां हिंद महासागर सम्मेलन अबू धाबी में। अबू धाबी जो है ये UAE की राजधानी है, यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है। यहाँ पर 5वां हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित हुआ। भारत के जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर जी, ये इंडिया को रिप्रेजेंट करने गए हुए थे यहाँ पर। ठीक है, तो अगर पूछा जाए इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया तो आप बताएंगे S जयशंकर जी। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? इंडियन ओशियन इकोलॉजी इकोनॉमी एपिडेमिक। ठीक है, अगला देखते हैं, 4 दिसंबर को यह आयोजित हुआ था। अगला,
हाल ही में किस देश ने FIH हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 जीता? इसको जीत लिया है दोस्तों अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने FIH हॉकी वर्ल्ड कप जीत लिया है। भुवनेश्वर में ये आयोजित हुआ था, भारत में आयोजित हुआ था। ठीक है, ये हॉकी का मेंस जूनियर वर्ल्ड कप था, 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक चला। अर्जेंटीना ये जीता हुआ है, अर्जेंटीना ने दूसरी बार जीता हुआ है। ओके, उप विजेता कौन रही? उप विजेता रही जर्मनी। सबसे ज्यादा बार खिताब भी जर्मनी ने ही जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो देखिए, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा अभी मैंने आपको बताया परसेवरेंस को चुना गया है वर्ड ऑफ द ईयर। परसेवरेंस जो है, या जिसे कह सकते हैं हम लोग कभी हार न मानने की अदृश्य जो इच्छा होती है, वो कहलाता है परसेवरेंट, कभी हार न मानना। ठीक है, कभी हार स्वीकार न करना। तो इसको अभी कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना हुआ है। और बाकी की जो संस्थाएं हैं इनके बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूं। फिलहाल परसेवरेंस से आप याद रखिएगा, नासा का परसेवरेंस जो रोवर है, इसने मंगल ग्रह पर अभी हाल ही में अपनी उड़ान भरी थी। मंगल ग्रह पर गया और इंजेनिटी नाम का हेलीकॉप्टर भी वहां पर उतारा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को कोनिजेती रोसैया का निधन हो गया? तो कोनिजेती रोसैया जो है दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश के पूर्व CM थे, चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश थे, और ये तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल भी रहे एक टाइम पर। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, ये कई मंत्रिमंडल के पदों पर केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, तो काफी बड़ा नाम था, काफी बड़ा पद था इनका, तो इनका निधन हो गया है। अगला, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन 2021 प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो चुना गया विक्टर एक्सेल सेन को। विक्टर एक्सेल सेन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा 2021 के ये मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। अच्छा, अगर विमेंस पूछा जाए तब आप किसका नाम बताएंगे? तो विमेंस में दोस्तों ताई तुजू यिंग जो है, ताई तुजू यिंग को चुना गया है। ठीक है, ये ताइवान की हैं, चीनी ताइपे जिसे कहते हैं, चीनी ताइपे जिसे कहते हैं या ताइवान कहते हैं, ये वहां की हैं, ताई तुजू यिंग। तो इनको विमेंस में कैटेगरी में, और डेनमार्क के विक्टर एक्सेल सेन को मेंस की कैटेगरी में चुना गया है। विक्टर एक्सेल सेन जो है दोस्तों, यही तो है गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक में गोल्ड यही तो जीते थे इस बार। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए रविंद्र जडेजा। ऑलराउंडर क्रिकेटर, जबरदस्त क्रिकेटर रविंद्र जडेजा, इनको किनारा कैपिटल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया हुआ है। ब्रांड एम्बेसडर बाकी जो बने हुए हैं इस महीने में, उसको हम लोग एंड में कवर करने वाले हैं अभी। अगला, फिक्की का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो फिक्की के अध्यक्ष दोस्तों बनाए गए संजीव मेहता। कौन? संजीव मेहता बनाए गए हैं। संजीव मेहता किसकी जगह पर आए हुए हैं? ये आए हैं उदय शंकर की जगह पर, जो आपको ये ऑप्शन में नाम दिख रहा है उनकी जगह पर संजीव मेहता आए हुए हैं। यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं संजीव मेहता। फिक्की का मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के CMD हैं, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं वर्तमान में। ओके, फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, नवंबर मंथ बीत चुका है, नवंबर मंथ की ई बुक आई हुई है। नवंबर मंथ की ई बुक अगर आपने नहीं लिया है तो उसको आप ले सकते हो। ई बुक में दोस्तों चैप्टर बाय चैप्टर करके बिल्कुल डिटेल्स के साथ उसमें एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, और जैसा कि हमारा एक्सप्लेनेशन होता है टू द पॉइंट, वही उतना जो एग्जाम में पूछा जाए। तो आप इसे 15 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। आप पिछले 3 सालों से ई बुक प्राप्त कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर जाकर के। अभी SSC GD का एग्जाम हुआ था ना, SSC GD के एग्जाम में 2020 से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, और 2020 की भी क्योंकि ई बुक अवेलेबल थी, बहुत सारे बच्चों ने लिया और इसका फायदा उठाए वो। तो ऐसे ही इसीलिए कहता हूं कि पिछले जो वर्षों की ई बुक है वो भी अवेलेबल है, आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आप ब्रह्मास्त्र ले सकते हो। ठीक है, इसमें जनवरी से अक्टूबर तक का कंटेंट है। ये सारी चीजें आपको MZT ऐप पर मिल जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं, अगर कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप संपर्क भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की किस पहली महिला मनोचिकित्सक का निधन हो गया? तो भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक थी दोस्तों शारदा मेनन जी। शारदा मेनन जी का अभी हाल ही में निधन हो गया है। यहाँ पर आपको इमेज में दिख रही है शारदा मेनन, इनका निधन हो गया है। इन्हें 1992 में दोस्तों पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है था, जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान होता है। अगला, अरब देशों का सबसे बड़ा खाद्य आपूर्तिकर्ता देश कौन बना? तो अरब देशों का सबसे बड़ा खाद्य आपूर्तिकर्ता देश बन गया है इंडिया। इंडिया अरब देशों में, अरब कंट्रीज में सबसे ज्यादा मात्रा में खाद्य की आपूर्ति कराता है, फूड की सप्लाई कराता है। इसने ब्राजील वगैरह को पीछे छोड़ दिया है। भारत
8.25% जो है ये शेयर करता है, अपना हिस्सा रखता है वहां पर कृषि उत्पाद को पहुंचाने में। अगला, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए 2021 के लिए अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे दामोदर माउजो। इस बार 2020 और 2021 दोनों को एक साथ दिया गया, ठीक है। तो 2020 वाला भी आप याद रखेंगे, 2020 के लिए दिया गया नीलमणि फुकन को, 2021 के लिए दिया गया दामोदर माउजो को, ठीक है। दोनों आप याद रखेंगे। यहां पर देखिए दोनों की इमेज, ओके। अब इस पर मैंने आपको वीडियो तो दी हुई है, लेकिन बेसिक पॉइंट जो है वो आप जान लीजिए। जैसे नीलमणि फुकन जो है ये असमिया कवि हैं, 2020 के लिए पाए हुए हैं। कोंकणी लेखक हैं दामोदर माउजो, इनको 2021 के लिए मिला हुआ है। दामोदर माउजो को साहित्य अकादमी पुरस्कार ऑलरेडी मिल चुका है और नीलमणि फुकन को दोस्तों पद्मश्री और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। फिलहाल इस बार 2 वर्षों का एक साथ दिया गया, लेकिन हर वर्ष के लिए दिया जाता है, ये समझिएगा आप। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार होता है। अच्छा, पहले ये किसी किताब के लिए दिया जाता था, जैसे आप व्यास सम्मान सुनते हो, सरस्वती सम्मान सुनते हो, वैसे ही। लेकिन बाद में आगे चल करके 1982 के बाद जब वही महादेवी वर्मा को यामा पुस्तक के लिए मिला था 1982 में, उसके बाद से ये घोषणा हुई कि अब वर्ष के लिए दिया जाएगा, उसके जो लाइफ टाइम की अचीवमेंट है, कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इसलिए हम लोग किताब का नाम नहीं देख पा रहे हैं। अगला देखते हैं, किस देश ने डेविस कप टूर्नामेंट 2021 जीता? तो रसिया ने जीत लिया है डेविस कप टूर्नामेंट। 2021 का टूर्नामेंट रसिया ने जीत लिया है फाइनली। यहाँ पर देखिए इमेज विनिंग का इनका। इन्होंने किसको हराया? क्रोएशिया को हराया है। क्रोएशिया ने ही फीफा वर्ल्ड कप भी तो विजेता रहा था, ये फीफा वर्ल्ड कप भी तो हारा था, ये फ्रांस जीता था जब, ठीक है। रसिया में ही वो भी आयोजित हुआ था। फिलहाल यहाँ पर मेदवेदेव जो हैं, जो डेनियल मेदवेदेव हैं, जिन्होंने यूएस ओपन भी जीता हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने जीता है, लास्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया और क्रोएशिया से 2-1 की अजय बढ़त बनाई और ओवरऑल रूस ने डेविस कप जीत लिया। देखिए डेविस कप जो होता है ये टीम का होता है, यानी इसमें कई खिलाड़ी खेलते हैं, ठीक है, और अपने अपने लेवल पर प्रदर्शन करते हैं। लास्ट में काउंटिंग होती है, उसके बाद जहां पर ज़्यादा जीत रहती है वो विजेता घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है कुछ ये। अगला, भारत के पहले सीडीएस का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया, इनका क्या नाम था? तो दोस्तों इस महीने की सबसे बुरी खबर ये आई थी, भारत के पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उसमें हेलीकॉप्टर क्रैश में दोस्तों जनरल विपिन रावत जी समेत उनकी वाइफ और 12 और जो थे उन सभी का निधन हो गया। एक तो सर्वाइवल बचे थे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जी, लेकिन कुछ दिनों के बाद हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी भी मृत्यु हो गई, उनका भी निधन हो गया। तो इस प्रकार से 14 लोग इसमें शामिल थे और सभी का निधन हो गया। बहुत ही बुरी खबर रही, भारत को बहुत बड़ी क्षति हुई, भारत को नुकसान बहुत बड़ा हुआ, क्योंकि ये बिपिन रावत जी सेना को एडवांस करने पर लगे हुए थे, हाईटेक बनाने पर लगे हुए थे, इस पर काम कर रहे थे और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी ये किए हुए हैं इंडिया के लिए। 43 ईयर का इनका कार्यकाल रहा, 43 सालों तक ये सेना से जुड़े रहे और इन पर मैंने आपको वीडियो भी बनाई हुई थी, आप वो वीडियो देखिएगा पूरा डिटेल में, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है इनके बारे में, ठीक है। तो फिलहाल ये एक्सीडेंट हुआ कुन्नूर में, कुन्नूर जो है ये तमिलनाडु में है। हेलीकॉप्टर का नाम याद रखिएगा MI-17 V5, ठीक है। तो ये हेलीकॉप्टर पूछा जा सकता है इसका नाम, ओके। तो फिलहाल ये बहुत ही हाईटेक था हेलीकॉप्टर, अभी तो जांच चल रही है, कारणों का पता लगा नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अगला, एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत दोस्तों है चौथे स्थान पर एशिया पावर इंडेक्स, यानी एशिया में पावरफुल कौन, तो इसमें भारत चौथे स्थान पर है। पहले पर कौन है? पहले पर है अमेरिका। अमेरिका, अब आप सोचोगे अमेरिका कैसे टॉप पर आ गया, वो तो एशिया में पड़ता ही नहीं है। तो देखिए दोस्तों अमेरिका जो है ना वो कई देशों में अपने बेस कैंप वगैरह बनाया हुआ है, कई एशियन कंट्रीज वगैरह में, ठीक है। तो फिर उससे क्या होता है कि वो भी, क्योंकि पावर तो वो भी है भाई, वो देश कब्जा करके बैठा हुआ है, तो इस वजह से इस हिसाब से अमेरिका एशिया पावर इंडेक्स में टॉप पर आया करता है। पिछली बार भी यही टॉप पर आया था, इस बार भी यही है, ठीक है। सेकंड पर कौन है? सेकंड पर है चाइना और थर्ड पर कौन है? थर्ड पर है जापान, चौथे स्थान पर भारत है, पांचवा सबसे पावरफुल देश है रसिया। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में टॉप पर कौन है? तो फोर्ब्स ने भी अपनी लिस्ट जारी की है, ये ओवरऑल की लिस्ट है, यानी वर्ल्ड वाइड लिस्ट है। इसमें मैकेंजी स्कॉट जो है ये टॉप पर बनी है,
सबसे शक्तिशाली महिला हैं। मैकेंजी स्कॉट कौन है? जेफ बेजोस को आप जानते हो ना, जेफ बेजोस अमेजन के फाउंडर, उनकी वाइफ थी ये। दुनिया का सबसे महंगा तलाक हुआ था। तो मैकेंजी स्कॉट जो है सबसे पावरफुल वीमेन है इस टाइम पर। यहाँ पर देखिए एक और नाम दिख रहा है निर्मला सीतारमण जी का, जो कि 37वें पोजीशन पर है, भारत की हैं ये, और ये भी इस लिस्ट में शामिल हैं। इस बार ये 37वें स्थान पर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। निर्मला सीतारमण जी की रैंक पूछी जाएगी जरूर। पिछली बार अगर बात किया जाए 2020 में 41वें स्थान पर थी। उससे पहले बात किया जाए तो 2019 में 34वें स्थान पर थी निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये वर्तमान में। ठीक है, लगातार तीसरे साल इनको सूची में शामिल किया गया है, लिस्टेड किया गया है। तो इस बार की रैंक सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। भारत में 4 महिलाएं इसमें भारतीय शामिल हैं। 72वें स्थान पर किरण मजूमदार 100 हैं। 52वें पर रोशनी नादन मल्होत्रा है। 88वें स्थान पर फाल्गुनी नायर है। क्लियर है। सेकंड पर देखिए कमला हैरिस है, इनका भी नाम याद रखेंगे आप। अगला, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले जापानी पर्यटक कौन बने? तो पहले जापानी पर्यटक बन गए हैं यूसाकू मेजावा। यूसाकू मेजावा दोस्तों यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं। ये अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वहां पर पर्यटन करने वाले, पर्यटक के रूप में जाने वाले ये पहले बिजनेसमैन बन गए हैं, पहले ऐसे यात्री बन गए हैं। ठीक है, पहला मतलब ऐसा यात्री जो एक्सपर्ट ना हो या जो एस्ट्रोनॉट ना हो, वो गया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस अंतरिक्ष स्टेशन में। फिलहाल कजाकिस्तान में रूस द्वारा लीज पर लिए गए एक बैकानूर कॉस्मोड्रोन है, उससे सोयूज अंतरिक्ष यान ने उड़ान भरी, उसमें ये थे और पहुंचे वहां पर। हाल ही में किसे जर्मन का चांसलर नियुक्त किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मन की चांसलर जो एंजेला मार्केल थी, अब इनका नाम आपको नहीं याद करना होगा, 16 वर्षों से ये थी। इनकी जगह पर अब आ गए ओलाफ स्कोल्ज। तो आप ओलाफ स्कोल्ज का नाम याद रखेंगे, यहां पर दिख रहे हैं आपको इमेज में। ये अब जर्मनी के नए चांसलर होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को मंजूरी दी? तो अभी हाल ही में दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने, किसने? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को मंजूरी दी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, कृषि के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई है। इसके तहत दोस्तों जगह जगह पर प्रत्येक विकास खंड में 1475 किसान उत्पादक संगठन या FPOs बनाए जाएंगे, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाएंगे, और 2 करोड़ रुपए तक की लिमिट वाली 3% के मामूली ब्याज दर पर लोन दी जाएगी या सहायता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है योजना उत्तर प्रदेश की। अगला, सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किस राज्य की टीम ने जीता? तो एक बार फिर से मणिपुर की टीम ने जीत लिया है, डिफेंड किया है अपने ही टीम को, अपने ही खिताब को। पिछली बार भी ये जीती थी महिला टीम, और इस बार भी जीती है। मणिपुर की सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में जीत ली है मणिपुर की टीम ने, रेलवेज को हरा करके। ये कोझिकोड केरल में EMS स्टेडियम में आयोजित हुआ था। अगला, केन बेतवा नदी लिंक परियोजना को केंद्र की मंजूरी मिली, ये कितने लागत की है? ये योजना दोस्तों 44,605 करोड़ की है। केन और बेतवा नदी लिंक परियोजना है, यानी इन दोनों नदियों को आपस में लिंक किया जाएगा, जिससे जो आसपास के एरियाज हैं वहां पर सिंचाई की व्यवस्था हो सके, साथ ही साथ कुछ और डैम वगैरह, बांध वगैरह बनाए जा सके, और जिससे जल विद्युत उत्पादन हो सके, यानी हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जा सके। ठीक है, अगला, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे। ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को उनके ह्यूमन राइट्स के बारे में बताने के लिए, अवेयर करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है इस बार की इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स, यानी इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना, इक्वालिटी को बढ़ावा देना और ह्यूमन राइट्स को एडवांस करना। अगला, भारत के किस पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक संस्था IDEA या आइडिया में शामिल किया गया? तो अभी हाल ही में सुशील चंद्रा जी को आइडिया में शामिल किया गया है। आइडिया दोस्तों ये मोबाइल वाली कंपनी नहीं है, ये वाली आइडिया नहीं है, ये वाली आइडिया है, कैपिटल वाली दोस्तों एक संस्था है, समझिए, अंतर्राष्ट्रीय एक थिंक टैंक है, लोकतांत्रिक थिंक टैंक है। ठीक है, सुनील अरोड़ा जी को इसमें शामिल किया गया है। ये भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा जी हैं।
लेकिन इनसे पहले यही थे, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो इनको आइडिया में शामिल किया गया। आइडिया यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट, ठीक है। तो ये 15 सदस्यीय एक बोर्ड होता है, इसमें बहुत देशों के बड़े बड़े सलाहकार इसमें शामिल होते हैं। सुनील अरोड़ा जी भी इसमें शामिल रहेंगे। 2018 से 2021 तक ये 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में काम कर रहे थे। इन्हीं के टाइम पीरियड पर संपन्न तरीके से अच्छे से 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ। अगला, किस राज्य सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की? तो इसको शुरू किया है उत्तराखंड राज्य सरकार ने, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना। इसके तहत क्या होगा, राज्य के जो दुधारे हैं उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही साथ उत्तराखंड में दूध के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए एडवांस तरीके अप्लाई किए जाएंगे, यूज किए जाएंगे, ठीक है। तो ये है योजना उत्तराखंड की। उत्तराखंड ने लक्ष्य रखा हुआ है कि 500 दूध बिक्री केंद्र खोला जाए, 444.62 करोड़ रुपए इस पर खर्च किया जाएगा। अगला, हाल ही में कहा कि हैदरपुर आर्द्र भूमि को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई। तो अभी हाल ही में दोस्तों बिजनौर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हैदरपुर आर्द्र भूमि है, उसको रामसर साइट के रूप में मान्यता मिल गई है। तो अब देखिए रामसर साइट को मान्यता मिली तो ये कौन सा हुआ, भारत का ये 47वां ऐसा साइट हुआ जिसको रामसर साइट के रूप में मान्यता मिली है, आर्द्र भूमि के रूप में, वेटलैंड के रूप में मान्यता मिली हुई है। रामसर साइट क्या होती है? रामसर साइट एक्चुअली में, रामसर जो है, रामसर एक जगह का नाम है ईरान का एक शहर है। तो ईरान के इसी शहर में 1971 में दोस्तों एक कन्वेंशन हुआ था, वेटलैंड्स पर एक सम्मेलन हुआ था, आर्द्र भूमि पर सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तभी से विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं 2 फरवरी को, तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर कन्वेंशन जब हुआ था तो उसी के तहत लिस्ट तैयार की गई। ये हुआ कि चलो अब दुनिया भर से जो लिस्ट होगी, जहाँ पर आर्द्र भूमि होंगी, उनको एक जगह लिस्टेड किया जाएगा और संरक्षित किया जाएगा एक प्रकार से। तो ऐसे ही दोस्तों उत्तर प्रदेश में अब 9 रामसर साइट हो चुके हैं और पूरे भारत में 47 रामसर साइट हो चुके हैं। जैसे दोस्तों यूनेस्को अपना वर्ल्ड हेरिटेज साइट निकालता है, ठीक है, उसमें क्या रहते हैं, उसमें जो विरासत स्थल रहते हैं उनकी लिस्ट होती है। तो यूनेस्को की विश्व विरासत लिस्ट में दोस्तों भारत के 40 हैं, शामिल हैं विरासत स्थल, और रामसर साइट में भारत के 47 हैं। दोनों आपको याद रखना चाहिए। कलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो कलिंग साहित्य पुरस्कार से अभी हाल ही में दिव्या दत्ता को और श्रीनिवास उद्गांता को सम्मानित किया गया है। तो दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। एक को दोस्तों पुरुष के लिए, पुरुष की कैटेगरी में, एक को महिला की कैटेगरी में, दोनों को सम्मानित किया गया है, लेखकों को दिया जाता है ये, ठीक है। श्रीनिवास उद्गाता जो है ये पद्मश्री से सम्मानित है और दिव्या दत्ता जो है ये महिला लेखकों की श्रेणी में पाई हुई हैं। याद रखिएगा ये कलिंग साहित्य पुरस्कार है, कलिंग रत्न पुरस्कार नहीं है। कलिंग रत्न पुरस्कार अलग से दिया जाता है। कलिंग साहित्य पुरस्कार दोस्तों ये अभी कलिंग साहित्य महोत्सव हुआ था उड़ीसा में, 8वां, वहीं पर दिया गया। इसके अलावा एक और अवार्ड दिया गया अरुण कमल जी को, कलिंग साहित्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। तो ये भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने इच्छा मृत्यु की मशीन को मंजूरी दी? तो देखिए दोस्तों स्विट्जरलैंड पहला ऐसा देश बन गया है जिसने इच्छा मृत्यु की मशीन को मंजूरी दी है। इसने ऐसी मशीन को मंजूरी दी है जिसमें कोई व्यक्ति अगर चाहे इच्छा मृत्यु तो वो यहाँ पर जाकर के लेट सकता है, 1 मिनट के अंदर बड़े ही सुकून के साथ उसको मृत्यु प्राप्त हो जाएगी, बिना किसी दर्द के, शांतिपूर्ण तरीके से 1 मिनट के अंदर। ऑक्सीजन की मात्रा लगातार कम की जाती है, नाइट्रोजन की मात्रा लगातार बढ़ाई जाती है धीरे धीरे करके, और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मशीन का नाम है सार्को। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किसे 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों असगर वजाहत को 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। असगर वजाहत, इनका नाम आपको याद रखना है, यहाँ पर है, देख लीजिए इमेज में। तो इनको, इनकी जो पुस्तक है महाबली, उसके लिए इनको सम्मानित किया गया है व्यास सम्मान से, ठीक है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं प्रोफेसर शरद पगारे, ये 2020 का पाए हुए थे, ठीक है, 2020 के लिए। इनकी पुस्तक का नाम था पाटलिपुत्र की सामग्री। क्या? पाटलिपुत्र की सामग्री। तो इसके लिए इनको मिला था, पुस्तक का नाम आपको याद रखना है। यहाँ पर ये महाबली के लिए पाए हुए हैं। और नीलमणि फुकन और दामोदर मावजो, इन दोनों को ज्ञानपीठ मिला, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बताया, 2020 का ज्ञानपीठ नीलमणि फुकन को, 2021 का ज्ञानपीठ किसे मिला? दामोदर मावजो को। ये सभी के सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों पॉइंट्स, चारों नाम आप याद रखेंगे। तो फिलहाल
जो ब्याज सम्मान होता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 1992 से सरस्वती सम्मान और ब्याज सम्मान दोनों की शुरुआत हुई, दोनों के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। किसकी आत्मकथा एट होम इन द यूनिवर्स का विमोचन हुआ? तो बालकृष्ण माथुर जी की आत्मकथा एट होम इन द यूनिवर्स, इसका विमोचन हुआ है। यहाँ पर इमेज में देख लीजिए इनकी पुस्तक एट होम इन द यूनिवर्स। ये दोस्तों DHFL प्रॉपर्टी सर्विसेज लिमिटेड के पूर्व CEO रह चुके हैं बालकृष्ण माथुर जी। इन्होंने अपनी आत्मकथा इसमें लिखी हुई है। इस पुस्तक का विमोचन मुंबई के सड़क विकास मंत्रालय के सलाहकार RC सिन्हा ने किया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वनडे क्रिकेट के नए कप्तान कौन बने? तो देखिए दोस्तों, अब व्हाइट बॉल क्रिकेट के कैप्टन हो गए हैं रोहित शर्मा। व्हाइट बॉल क्रिकेट दोनों फॉर्मेट में मतलब हुआ, यानी T20 और वनडे, ठीक है, दोनों फॉर्मेट में क्योंकि व्हाइट बॉल यूज की जाती है, तो व्हाइट बॉल क्रिकेट के कैप्टन बन गए हैं रोहित शर्मा। और इसी को लेकर के विवाद भी खड़ा हुआ है। T20 की कप्तानी विराट कोहली ने छोड़ने की घोषणा की थी। BCCI का कहना है कि BCCI ने कहा था विराट कोहली से कि T20 की कप्तानी अभी मत छोड़ो, क्योंकि जो T20 में कैप्टन होगा वही वनडे क्रिकेट में भी कैप्टन रहेगा, ऐसा मानना था BCCI का। और विराट कोहली ने T20 की छोड़ दी थी कप्तानी अभी T20 वर्ल्ड कप के बाद, तो इसीलिए रोहित शर्मा को बना दिया गया है BCCI के द्वारा, ठीक है। ये तो कहना है BCCI का। विराट कोहली का कहना है कि हमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया था। तो फिलहाल जो है वो सब तो मामला आगे चलता रहेगा। रोहित शर्मा T20 और वनडे दोनों के कप्तान बन चुके हैं। विराट कोहली फिलहाल टेस्ट टीम के कप्तान अभी है वर्तमान में। यहाँ पर दिख रहे हैं आपको 5 बार के IPL के चैंपियन रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड किसने जीता? तो अभी हाल ही में दोस्तों अमित गोयनका ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड जीता हुआ है। यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं अमित गोयनका, जो जी इंटरटेनमेंट कंपनी है ना, जी कंपनी, उसके ये CEO हैं। जो जी कंपनी है, ठीक है, उसके ये वर्तमान में CEO हैं। जी इंटरटेनमेंट के तहत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप जी सिनेमा देखते हो, जी न्यूज़ देखते हो, जी स्माइल है, ठीक है, बहुत सारे, जी हिंदुस्तान है, बहुत सारे चैनल्स हैं इसके, तो उसी सबके ये मालिक हैं, ठीक है। मालिक नहीं कह सकते हम लोग, CEO कह सकते हैं, ठीक है। मालिक कौन है? सुभाष चंद्रा हैं, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो फिलहाल इनको सम्मानित किया गया है, अमित गोयनका जी को। अगला, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत है दोस्तों 56वें स्थान पर। ये IMD के द्वारा जारी की गई। IMD यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा ये जारी किया गया। इसमें देखिए टॉप 3 कंट्रीज में पहले पर है स्वीडन, दूसरे पे स्विट्जरलैंड, तीसरे पर लग्जमबर्ग है। यहाँ पर डेनमार्क लिख उठा है, गलत है, लग्जमबर्ग है तीसरे पर। फिलहाल इंडिया की जो रैंक है दोस्तों वो है 56वीं। क्लियर है? तो एशिया में टॉप 3 अगर बात किया जाए तो एशिया में टॉप 3 में हांगकांग है, सिंगापुर है, ताइवान है। यहाँ पर इनकी ओवरऑल रैंक लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हरनाथ संधू भारत की है और भारत 21 वर्षों के बाद मिस यूनिवर्स का खिताब जीता हुआ है। हरनाथ संधू दोस्तों ये चंडीगढ़ की रहने वाली हैं, मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। इमेज देख लीजिए इनकी। और भारत को तीसरा मिस यूनिवर्स का खिताब मिला हुआ है। सबसे पहले 1994 में पहली भारतीय बनी थी सुष्मिता सेन, जिन्होंने जीता था मिस यूनिवर्स का खिताब। फिर सन 2000 में लारा दत्ता ने जीता था मिस यूनिवर्स का खिताब। इसके बाद 2021 में मिस यूनिवर्स बनी हरनाज संधू। ठीक है, तो इतिहास रच उठा है। भारत 6 बार मिस वर्ल्ड भी जीत चुका है। ठीक है, 2017 में लास्ट मिस वर्ल्ड आया था भारत के नाम। किस भारतीय ने जीता था? मानुषी छिल्लर ने जीता था। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए। अच्छा, एक चीज और, मिस वर्ल्ड सबसे पहले शुरू किया गया है 1951 में और मिस यूनिवर्स की 1 साल बाद स्थापना हुई 1952। ठीक है, दोनों ही याद रखेंगे आप। तो फिलहाल यहाँ पर रनरअप जो रही वो रही नादिया फरेरा पराग्वे की। लालेला मसवाने ये दक्षिण अफ्रीका की रही, ये सेकंड रनरअप रही, यानी 3rd पोजीशन पाई। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुबई में आयोजित फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? तो मैग्नस कार्लसन ने जीती है। एक बार फिर से, नॉर्वे के ये रहने वाले हैं, जबरदस्त खिलाड़ी हैं चेस के, इन्होंने जीत लिए है एक बार फिर से फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। इन्होंने रूस के इयान नेपोमनियाच्ची को हराया हुआ है। दुबई में आयोजित हुआ था, दुबई एक्सपो जो हो रहा है वहीं पर यह आयोजित हुआ था। इनका ये 5वां वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब था।
किस राज्य में प्रसिद्ध कंबाला भैंस दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंबाला प्रतियोगिता दोस्तों भैंस की प्रतियोगिता होती है, भैंस दौड़ प्रतियोगिता होती है और ये कर्नाटक में मुख्य रूप से आयोजित कराई जाती है। वहां पर एक लोक खेल होता है, ठीक है। लोक खेल मतलब समझ रहे हो ना कि वहां के लोगों के द्वारा एक परंपरा है, परंपरागत खेल है, आयोजित किया जाता है, ठीक है। भैंसों को दौड़ाया जाता है। अच्छा, अभी तमिलनाडु में जल्लीकट्टू फेमस है, जल्लीकट्टू। तो जल्लीकट्टू भी आप याद रखेंगे, ठीक है, उसमें बैल से लड़ाया जाता है। तो ये सभी दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख जो लोक कला है, लोक खेल है, लोक प्रतियोगिता है, ठीक है। अगला, भारत का पहला ड्रोन मेला कहाँ आयोजित हुआ? तो भारत का पहला ड्रोन मेला दोस्तों मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित हुआ। ये भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है जब ड्रोन को लेकर के, ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन मेला आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए इमेज में आपको दिख रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ये मंत्री हैं और इन्होंने इसका उद्घाटन किया हुआ है। क्लियर है बिल्कुल। चलिए, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में आयोजित हुआ। अगला, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे नामित किया गया? तो दोस्तों एलन मस्क को 2021 के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। एलन मस्क टेस्ला, स्पेस एक्स और द बोरिंग और हाइपरलूप जैसी बहुत सारी कंपनियों के मालिक हैं। दुनिया में सबसे अमीर इंसान है वर्तमान में। तो पिछली बार पूछा जाए तो पिछली बार कमला हैरिस और जो बाइडेन को 2020 के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर नॉमिनेट किया गया था। अगला क्वेश्चन, 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला पहला देश कौन बना? तो पहला देश बन गया है संयुक्त अरब अमीरात। सप्ताह में केवल 4.5 दिन काम होगा। इससे क्या होगा? इससे जो एम्प्लॉयज होंगे, जो वर्कर्स होंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। वो और फ्रेश माइंड से और ज़्यादा मन लगा करके काम कर सकेंगे। तो संयुक्त अरब अमीरात जो है वो ऑफिशियल तरीके से इसकी घोषणा कर चुका है कि अब वहाँ पर 4.5 दिन का काम करने का प्रावधान लागू होगा, ठीक है। तो 1 जनवरी से शुरू होगा ये सिस्टम, यानी अगले साल से। और अब से शुक्रवार को 3:30 शुक्रवार को हाफ डे हो जाएगा, बाकी सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी। तो चलिए, अब तो ये तो हो गए क्वेश्चन दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि इस महीने में अभी तक कौन कौन से महत्वपूर्ण डेज आए हैं, थीम आई है, बुक्स एंड राइटर्स के नाम आए हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स आए हैं या फिर सैन्य अभ्यास आए हैं। इन सबको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर लाइक नहीं की हो तो लाइक तो कर दो अब, और शेयर नहीं की हो तो वीडियो भी शेयर कर देना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दिवस और थीम से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए विश्व एड्स दिवस, मैंने आपको बताया अभी शुरुआत में ही 1988 से शुरू हुआ। इंड इनइक्वलिटीज एंड एड्स, ये है इस बार की थीम इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। 1 दिसंबर को ही बीएसएफ का 57वां स्थापना दिवस भी मनाया गया। ये वीडियो में मैंने नहीं बताया था क्योंकि यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो वीडियो में नहीं आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आपका रिविजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 1 दिसंबर को दोस्तों नागालैंड का 59वां स्थापना दिवस मनाया गया, ये भी आप याद रखेंगे। बीएसएफ यानी होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को ही विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया, जो कि इंपॉर्टेंट है। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, इंडियन नेवी डे मनाया गया, ठीक है। और इस बार की थीम है स्वर्णिम विजय वर्ष। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय वॉलंटियर डे या स्वयंसेवी दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डे विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग इस महीने में आई हुई प्रमुख पुस्तकों के बारे में। तो अभी तक देखिए दोस्तों, डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस आई हुई है बुक, इसको डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश ने लिखा है। इंडियन इनिंग्स, द जर्नी फॉर इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, इसको लिखा है अयाज मेमन ने। द अंबुजा स्टोरी एक आत्मकथा थी, इसको लिखा है नरोत्तम शेख सरिया ने, जो कि अंबुजा सीमेंट के जो फाउंडर है। 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज, रचना बिष्ट रावत जी ने लिखा। एट होम इन द यूनिवर्स, बालाकृष्ण माथुर ने लिखा। अब बात करते हैं जो इस महीने में अभी तक प्रमुख ब्रांड और उनके एम्बेसडर के नाम आए हैं। तो दोस्तों, अभी नाओमी कवासे को सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों के लिए यूनेस्को का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। गुडविल एम्बेसडर यानी कि सद्भावना राजदूत होता है। क्या होता है? सद्भावना राजदूत होता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त को बनाया गया। और मैंने आपको बताया कि कोविड वैक्सीनेशन के लिए महाराष्ट्र ने मुंबई नगर निगम जिसे कह सकते हैं बीएमसी, उसने सलमान खान को बनाया हुआ है।
गूवी का ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मानधाना को बनाया गया। किनारा कैपिटल का रविंद्र जडेजा को, यूनिक्स का ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह को बनाया गया। सैन्य अभ्यास कौन कौन से आए हैं इस महीने में? 2 सैन्य अभ्यास अभी तक आए हैं। इक्वेरियन भारत और मालदीव के बीच में 11वां हुआ मालदीव के कद्दू द्वीप में। पेनिक्स जो हुआ ये बिम्स्टेक देशों के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास था। पुणे भारत में महाराष्ट्र में ये आयोजित हुआ 20 से 22 दिसंबर के बीच में। ठीक है, तो चलिए बस ये तो थे दोस्तों इस महीने के संपूर्ण करंट अफेयर का पार्ट 1। ये पार्ट 2 भी आएगा जल्दी। पार्ट 2 अगर आप नहीं देखोगे ना तब तो मिस हो जाएगा, समझिए आधा ही आप देखो। अभी पार्ट 2 भी आएगा, तो पार्ट 2 जैसे ही आ जाता है यहाँ पर आपको इसका लिंक दे दिया जाएगा कार्ड बना करके। तो याद रखिएगा जैसे ही पार्ट 2 आएगा यहाँ पर कार्ड बनकर आएगा, उसको क्लिक कीजिएगा, तुरंत आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा आप MZT ऐप पर भी सब कुछ पा सकते हैं। वीडियो सेक्शन में जाकर के पुरानी जो वीडियोज आई हुई हैं पिछले महीनों की उसको देख सकते हैं। क्विजेस सॉल्व कर सकते हैं सभी महीनों की PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर दोस्तों आपको जाना है, MZT एजुकेशन लिख करके सर्च करना है, ज्वाइन कर लेना है ग्रुप। और ई बुक अगर चाहिए आपको तो हर महीने की ई बुक आती है, आप ई बुक से भी और भी बेहतर तरीके से तैयारी अपनी कर सकते हो। वीडियो को इन तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम आपका जल्दी क्वालिफाई हो, जल्दी ही बीट हो, आपको जल्द से जल्द शानदार नौकरी मिले। तो चलिए बस फिलहाल रखते हैं दोस्तों इतना ही वीडियो में, मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।